हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th जीव विज्ञान भारतीय वन पुस्तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो चैप्टर 1 का होगा, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने से पहले हम समझते हैं कि यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, वैसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम अति मतलब होता है बहुत, लघु मतलब छोटा, मतलब कि बहुत छोटे शब्दों में दे सकते हैं। उन प्रश्नों को हम क्या कहते हैं जी? अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। देखिए, अति मतलब बहुत होता है, लघु मतलब छोटा, उत्तरीय मतलब उत्तर, प्रश्न मतलब जिस प्रश्न का उत्तर बहुत छोटे शब्दों में दिया जा सके उसे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। बहुत छोटा शब्द कहने से मेरा तात्पर्य है कि 1 से 2 लाइन में इसका उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो देखिए, इस प्रश्न को आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रकार से पूछ सकता है। पहला तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, दूसरा जैव प्रक्रम को परिभाषित करें, तीसरा जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, चौथा आपका जैव प्रक्रम की जो परिभाषा है उसे दीजिए और इसको उदाहरण सहित बताएं। यह हो गया। तो 3-4 तरह से इस प्रश्न को पूछ सकता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा हमने आपको पढ़ाया था कि जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रिया जो उन्हें जीवित रखने में सक्षम होती है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब कि जीव है, उस जीव के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, वो क्रिया अगर उसे जीवित रखने में सक्षम है तो वे सभी के सभी क्रिया क्या कहलाएगी? आपका जैव प्रक्रम कहेगी। उदाहरण में आपका पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। तो जैव प्रक्रम की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए, जैसे में हम मानव है तो हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को पोषक तत्वों की को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सबको निकालना भी जरूरी है, नहीं तो मनुष्य मर जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जैव प्रक्रम कितना हमारे लिए आवश्यक है। अब देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि क्या प्रजनन अर्थात जनन जैव प्रक्रम है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका उत्तर होगा नहीं। जो आपका प्रजनन होता है या जनन होता है वो आपका जैव प्रक्रम नहीं है, क्योंकि यह किसी भी जीव को जीने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, हम मनुष्य हैं, मनुष्य अगर मान के चलिए हम लड़का हैं, ठीक है, मनुष्य हैं, अगर मैं प्रजनन नहीं करूँगा तो क्या मैं मर जाऊँगा? नहीं मरूँगा। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कि जो प्रजनन होता है, इस प्रजनन नहीं होने के कारण कोई भी जीव जीवित रहता है और वह मरता नहीं है, अर्थात जिंदा रहने के लिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है। दूसरा प्रश्न है आपका, बहुकोषीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विषण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो देखिए, इस प्रश्न को भी 3-4 तरीके से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। एनसीईआरटी में दिया गया है, मनुष्य जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विषण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो सकती है? इस प्रकार से एनसीईआरटी में पूछा है। आपका भारतीय भवन में बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विषण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो सकती है? आपका इस प्रकार से पूछा है। तीसरा पूछ सकता है कि उच्च श्रेणी के जो बहुकोषीय जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है या ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वह विषण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो सकती है? स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका उत्तर समझते हैं 1 से 2 लाइन में। तो बात इसका 2 लाइन का उत्तर है। देखा, पहला इसका जो कारण है कि जितने भी बहुकोषीय जीव होते हैं उन बहुकोषीय जीवों की जी जितनी भी कोशिकाएं होती है वह सभी के सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। और दूसरा जो इसका कारण है कि विसरण के द्वारा इन कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इसका 2 कारण है। अब इस दोनों कारण को समझते हैं। मान के चलिए हम एक बहुकोषीय जीव हैं, मनुष्य हम बहुकोषीय जीव है ना। तो इस बहुकोषीय जीव को, मतलब मनुष्य को, ऊपर की जितनी कोशिका है त्वचा की, वह तो वातावरण के संपर्क में है तो इन्हें तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन जो अंदर की कोशिका है, जो जैसे में रक्त कोशिका है, उन रक्त कोशिका में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, उन सबको कैसे ऑक्सीजन मिलेगा? तो वे सभी हमारे ब्लड वेसल्स में है, तो उन्हें ऑक्सीजन किस प्रकार से मिलेगा आप समझते होंगे। तो इनको ऑक्सीजन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बहुकोषीय जीवों में क्या पाया जाता है? श्वसन अंग पाया जाता है। तो देखिए, ऑक्सीजन की जो है वो सभी कोशिकाएं जो वातावरण के संपर्क में नहीं है, यह हो गया। दूसरा कि विसरण के द्वारा सबसे कम मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है किसी भी कोशिका को। उदाहरण में लेते हैं, अमीबा में विसरण के द्वारा आपका जो होता है श्वसन की क्रिया होती है और ऑक्सीजन उनमें जाता है। तो
जो अमीबा है एकल कोशिका है, एक कोशिका है तो चारों तरफ से वातावरण के संपर्क में है तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है। और दूसरा बात है कि विचरण द्वारा सबसे कम मिलता है ऑक्सीजन, लेकिन उसके लिए उतना ही ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हो गया। उसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न है तीसरा नंबर अब देखेंगे, दूसरा हो गया अब पहला हो गया, ठीक है। अब एक एक करके तीसरे का देखते हैं। जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियाँ कौन कौन सी है। हमने आपको पोषण में पाया था कि पोषण की जो विधि होती है दो होती है, एक स्वपोषण परपोषण। तो इसका सही उत्तर होगा स्वपोषण एवं परपोषण। चौथा नंबर प्रश्न है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो जो पोषण की पहली विधि है स्वपोषण, वो हरे पौधों में पाई जाती है, इसका उत्तर होगा। तो हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो आपका हो गया कि स्वपोषण पाया जाता है या स्वपोषी पोषण पाया जाता है। अब देखिए जो हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न है, इस पाँचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए पोषण जो होते हैं दो प्रकार के हो गए, एक स्वपोषण एक परपोषण। स्वपोषण सभी पौधों में होता है, हरे पौधों में। आज जो परपोषण होता है सभी जंतुओं में होता है अर्थात प्राणी में होता है। तो 5 का जो उत्तर होगा वह आपका जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, उनमें कौन सा पोषण पाया जाता है, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण पाया जाता है। तो ये 5 नंबर का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं मन में होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के साथ पूछ सकते हैं। अब देखिए जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए जो आपका जो परपोषी पोषण होता है अर्थात विषमपोषी पोषण यह जंतु में होता है और कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार से होता है। पहला तो होता है आपका परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और जो तीसरा होता है प्राणी संपोषण होता है। तो यह 3 प्रकार हो गया आपका परपोषी पोषण या परपोषण की विधि की जितने प्रकार वो हो गया। सातवां नंबर प्रश्न है, सातवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो देखिए इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो रासायनिक समीकरण थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो 6CO2 होगा प्लस 12H2O होगा। देखिए यह 6CO2 प्लस 12H2O इन दोनों के मिलने से आपका जो सूर्य का प्रकाश होगा और जो क्लोरोफिल होगा, इन दोनों की सहायता से इन दोनों का अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया के द्वारा आपका उत्पाद बनता है। इस उत्पाद को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर आपका क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। उसका उत्पाद बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज की थोड़ा सा इसे याद रखिएगा, ग्लूकोज का C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, ठीक है। यह होगा ग्लूकोज बनता है, 6 गो ऑक्सीजन का अणु बनता है और 6 गो आपका जल बनता है। जल का अणु कितना बनता है जी, 6 गो बनता है, ठीक है। इसमें आपको यही बात याद रखना है कि जो आपका जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जो आपका इसमें ऑक्सीजन बनता है इसका उपयोग हम कर लेते हैं। और ये जल जो होता है, जल के 6 अणु आपसे उस उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में चले जाते हैं। तो ये हो गया रासायनिक के समीकरण हो गया आपका 7वां नंबर प्रश्न। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है उस 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो अभी बताइए, इसके पहले रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। बहुत एक एक लाइन का इसका उत्तर होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। 1 से 2 लाइन में इसका उत्तर दे देना होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 9वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आपका जल होता है, यह दोनों की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में जो आपका हरित लौह होता है उस हरित लौह में पाए जाने वाला क्लोरोफिल वर्णक होता है उसकी सहायता से होता है। तो क्यों होता है, यह दोनों नहीं रहेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा तो उसका कारण बताना है। वही पूछ रहा है कि हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य की रोशनी में या सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला जो सौर ऊर्जा होता है उसे क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जो जिस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे भोजन का निर्माण होता है। तो आपको बस 2 लाइन में लिखना है कि क्योंकि, एक लाइन में इसका उत्तर लिखा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है।
क्यों पाया जाता है और ये क्या कार्य करता है हमने आपको बता दिया। अब देखिए जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न, इस 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो अभी बताए प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में कि सबसे पहले तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद आपका जल होता है, उसके बाद आपका सूर्य का प्रकाश, उसके बाद आपका क्लोरोफिल। तो ये 4 जो होते हैं पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया 10 नंबर प्रश्न का उत्तर। देखिए 1 से 2 लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान आसान, आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा जितना मैं बातें बोल रहा हूँ। और देखिए जो 11 नंबर प्रश्न है, इस 11 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ऑब्वियसली जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैस कहाँ में, वातावरण में अर्थात वायुमंडल में। तो वायुमंडल से प्राप्त करेंगे। एकदम आसान प्रश्न का इसका उत्तर होगा वायुमंडल। 12 नंबर है, कवक के जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाती है। अब देखिए क्यों नहीं हो पाती है। तो इसका हमने आपको पढ़ाया था, जब पढ़ा रहे थे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो उसमें बताए थे कि आपको जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे पौधे में ही क्यों होता है और जंतु में क्यों नहीं होता है। मतलब कि जो सूक्ष्म जीव है और जंतु है उनमें क्यों नहीं होता है और केवल हरे पौधे में होता है। तो इसका एक मात्र लाइन में इसका उत्तर होगा क्योंकि क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपका हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए उसमें स्वपोषण होता है अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। चूँकि जंतुओं में अर्थात कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि इसमें आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में हरित लौक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इस दोनों का जितना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया आशा करते हो आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्यों क्लोरोफिल वर्णक की आवश्यक है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वह सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, मतलब सूर्य के सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इसलिए क्लोरोफिल वर्णक बहुत आवश्यक है किसी भी जीव में प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। देखिए एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है, भले का उत्तर 1 से 2 लाइन में देना होता है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है, इस 13 नंबर प्रश्न को पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। अब देखिए आपका यहाँ पर बात पूछा है पोषण की दृष्टि से। ठीक है, अगर पूछता है एक प्रश्न है, पूछेगा लास्ट में मिलेगा आपको, कवक एवं जीवाणु पोषण की दृष्टि से आपके कौन से जीव कहलाएंगे और आपके अमीबा एवं पैरामीशियम पोषण की दृष्टि से कौन से जीव कहलाएंगे। देखिए तो पोषण की दृष्टि से पूछेगा तो आप बताइएगा कवक एवं जीवाणु जो होते हैं वो मृत जीवी होते हैं। यहाँ पर पूछा है अमीबा एवं पैरामीशियम, तो ये आपके होते हैं प्राणी समपोषी। ठीक है, प्राणी समपोषी जीव, प्राणी समपोषी अमीबा पैरामीशियम कहलाते हैं पोषण की दृष्टि से। कवक एवं जीवाणु जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से आपके मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, मृत जीवी कहलाते हैं, ये हो गया। अब एक प्रश्न पूछता है कि कवक एवं जीवाणु को क्या कहते हैं। तो कवक एवं जीवाणु को अपघटक कहते हैं। ठीक है, यह हो गया। तो 3 प्रश्न का उत्तर आपको अभी मैंने करा दिया कि कवक एवं जीवाणु को क्या कहते हैं पोषण की दृष्टि से, तो मृत जीवी। केवल पूछ दिया कि कवक एवं जीवाणु को जीव की दृष्टि से क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं। अब अमीबा एवं पैरामीशियम को पोषण की दृष्टि से क्या कहते हैं, तो प्राणी समपोषी कहते हैं। यह हो गया। 14 नंबर प्रश्न है, इस 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का आहार कौन कौन से मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो मनुष्य का आहार होता है वो 5 भागों से मिलकर बना होता है। पहला मुख हुआ होता है। देखिए ये आपका मुख हो गया, यहाँ से भोजन गया, मुख से गया आपका ग्रासनली, ग्रासनली से गया आमाशय में, आमाशय छोटिया, छोटिया से बढ़िया। तो ये आपके 5 हो गए। कौन कौन, एक बार और सुन लीजिए, मुख हुआ, ग्रासनली, उसके बाद आपका आमाशय, छोटिया तो बढ़िया। ये आपके जो 5 है ये 5 भागों में बटा होता है आहारना। ठीक है, अब देखिए अब जो हमारा 15 नंबर प्रश्न है उस 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे। हमने आपको जो पाचन की प्रक्रिया था उस पाचन में पढ़ाया था, जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है उस पाचन तंत्र में कि जो मुख गुहा होता है, यह मुख हो गया, इस मुख गुहा यहाँ पर खुलता है। ठीक है, मुख गुहा इतना में समाप्त होगा। अब यहाँ से इधर जो मुख गुहा होता है वो 2 छिद्रों में बढ़ जाता है। ठीक है, उन 2 छिद्रों का नाम बताएं। मतलब इस भाग को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के बाद का जो आपका होता है भाग उसे ग्रसनी कहता है। और ग्रसनी 2 छिद्रों में खुलती है, एक का नाम होता है निगल द्वार और दूसरा का होता है कंठ द्वार। ठीक है, निगल द्वार होता है वो आपका ग्रास नली में खुल जाता है, कंठ द्वार जो होता है आपका
कंठ में खुल जाता है, अर्थात जो श्वास नली होता है ये आपका श्वास नली है, इसी श्वास नली में खुल जाती है। इसके अंदर एक और नली है जिसे ग्रास नली कहते हैं, जिसके जरिए भोजन आमाशय में जाता है। ठीक है, तो उसमें खुल जाता है। इस दोनों छिद्रों का नाम आप जान गए। अब देखिए जो हमारा 16 नंबर प्रश्न, इस 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है? तो एकदम आसान बात है, पाचन में ही जब हमने मानव में पाचन पढ़ा था उसमें ही बताया था कि जो मुख गुहा है वो मुख गुहा सबसे पहला भाग है, और सबसे पहले आपका मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आहार नल का पहला भाग आपका कौन सा है जी? मुख गुहा है, और अंतिम आपका जो भाग है आहार नल का वह बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा 17 नंबर प्रश्न है, इस 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मनुष्य का आहार नल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? अब देखिए इसका उत्तर जो होगा आपका छोटी आंत में आपका भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। भले भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? छोटी आंत में होगा। अब इससे संबंधित 2-3 ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। अगर पूछता है मनुष्य का आहार नल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो बताइएगा छोटी आंत। अगर पूछे छोटी आंत के किस भाग में, तो इलियम में बताएगा। इलियम में किसके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, तो आप बताइएगा विलाई। विलाई को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। अर्थात जो आपका छोटी आंत होता है, जिसे हिंदी में छोटी आंत का शुद्ध हिंदी क्या होता है? आपके एनसीईआरटी में लिखा है क्षुद्रांत। ठीक है, उस छोटी आंत में अंगुली के जैसी संरचना पाई जाती है, प्रवर्धक निकले होते हैं जिन्हें सूक्ष्म अंकुर या विलाई कहते हैं, जो भोजन का अवशोषित करते हैं। अब एक और आपका ऑब्जेक्टिव है कि भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत में होगा, लेकिन जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो बड़ी आंत में होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखिए अगर आप इस सेशन को देख लेते तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं छूटेगा। तो मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए जो हमारा 98वां प्रश्न है, इस 98वां प्रश्न को देखते हैं। इस 98वां प्रश्न को अब देखते हैं। देखिए जो 98वां प्रश्न है इसे देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? एकदम आसान है, अभी बताए कि क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। वर्णक का मतलब होता है रंग। ठीक है, वर्णक शब्द का अर्थ होता है रंग, मतलब क्लोरोफिल रंग जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है? तो हरित लौक में पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए जो 19 नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं। एकदम आसान भाषा में समझते जाइए, 1 से 2 लाइन में उत्तर देना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो अभी बताए प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, जो उत्पाद के रूप में बनता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, परिवहन होता है इसका सुक्रोज के रूप में, और संचित होता है स्टार्च के रूप में। ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। पौधों में भोजन किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। परिवहन भोजन का अर्थात ग्लूकोज का किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। और संचित पौधों में किस प्रकार से होता है? तो आपका स्टार्च के रूप में। मनुष्य में संचित जो आपका ग्लूकोज होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के कारण। किस में होता है? तो यकृत में होता है। बस देखिए ऑब्जेक्टिव आपका अति लघु तरह प्रश्न कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब मैं जितना अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बातों को आप समझ लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए अब जो प्रकाश संश्लेषण पौधों का निर्माण करते हैं ये हो गया। अब 20 नंबर प्रश्न है, मृत जीवी को क्या कहते हैं? हमने आपको इससे पहले बताया कि जो कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं क्या होते हैं? आपके मृत जीवी होते हैं। अब इन कवक एवं जीवाणु को अर्थात मृत जीवी को हम क्या कहते हैं? तो अपघटक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपघटक। आपको हम पढ़ाएंगे अपघटक, जो लास्ट चैप्टर है उस लास्ट चैप्टर में, हाँ लास्ट चैप्टर में आपको अपघटक के बारे में पढ़ाएंगे, इसमें भी पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि जो आपका परजीवी पोषण होता है उस परजीवी पोषण में परजीवी किसे कहते हैं और पोषी किसे कहते हैं? तो परजीवी अपना जिससे भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा पोषी। ठीक है, पोषी लिख दे रहे हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है, पोषी पोषी ये वाला पोषी। ठीक है, ये हो गया। तो इसे हम पोषी कहते हैं, अर्थात परजीवी जिससे अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आएगा। देखिए जो 22 नंबर प्रश्न है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? ठीक है, गोबर छत्ता में आपका जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो मृतजीवी पोषण होता है। अब देखिए गोबर छत्ता हम लोग जो अपने देहात में समझते हैं कि जिसे कहते हैं कि सांप का छत्ता, उसी सांप के छत्ते को क्या कहा गया है यहाँ पर? गोबर का छत्ता।
वो सांप का छत्ता नहीं होता है, वो गोबर का छत्ता होता है। जो गोबर छत्ता होता है वो आपका एक जीव है। कौन सा जीव है? मृत मृत जीवी पोषण करने वाला जीव है, जो एक अपघटक है। आइए, आपका गोबर छत्ता है क्या जी? कवक है। ठीक है, तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? कवक के अंतर्गत आता है। कवक आपका कौन सा पोषण करता है? मृतजीवी पोषण करता है, इसलिए आपका गोबर छत्ता मृतजीवी पोषण करेगा। देखिए, एक एक बातों को तोड़ तोड़ कर अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए, जो हमारा 23 नंबर प्रश्न है, इस 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पतियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश से द्वार है? तो पतियों में जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। उन्हीं रंध्रों के द्वारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर प्रवेश करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? रंध्र, अर्थात पत्ती का छिद्र को रंध्र कहते हैं। एक लाइन में रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को रंध्र कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न का उत्तर, पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहते हैं? हाँ, अब देखिए, पोषण के दृष्टि से पूछ रहा है जंतु को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं जी? विषम पोषी कहते हैं या परपोषी कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में उत्तर है विषम पोषी या परपोषी। हम आपको लिख दे रहे हैं परपोषी, या इसी को हम विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो देखिए, इससे संबंधित 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पहले इसका उत्तर समझ लीजिए। 25 नंबर का उत्तर होगा अमीबा में भोजन का पाचन भोजन स्थानी में होता है, पहला बात इसका उत्तर होगा। अब देखिए, इससे संबंधित 3 प्रश्न। अमीबा अपना किससे भोजन ग्रहण करता है? कुटपादों के द्वारा। पाचन कहाँ होता है? भोजन स्थानी में। और जो आपका अमीबा होता है वह चलता किसके सहारे है? तो कुटपाद के द्वारा चलता है। ठीक है, भोजन पकड़ता है कुटपाद के द्वारा, चलता भी है कुटपाद के द्वारा, लेकिन पाचन की जो एक प्रक्रिया है वही बस भोजन रसदानी में होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। 26 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में पाचन के लिए जो विशेष अंग पाया जाता है उसे आहार नल कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा को क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर आहार नल। मनुष्य के जीभ के ऊपर ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली जो कलिकाएँ होती है, या जो रचनाएँ होती है, या जो दाने दाने जैसी संरचना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वाद कलिया कहते हैं। ठीक है, जो जिससे स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो उसे स्वाद कलिया कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा स्वाद कलिया। उसके बाद जो हमारा 28 नंबर प्रश्न है, मुँह गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? अभी बताए कि मुँह गुहा से भोजन आपका आमाशय में पहुँचता है। किसके द्वारा पहुँचता है? तो ग्रास नली के द्वारा पहुँचता है। ठीक है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुँचता है। अब देखिए, जो हमारा 29 नंबर प्रश्न है, उस 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग्रास नली की दीवारों में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न फैलाव के क्या कहते हैं? तो क्रमाकुंचन कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर को समझते हैं। मुँह गुहा से होगा भोजन, मुँह गुहा से होता हुआ जो भोजन है वह ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाता है, आमाशय में जाएगा। ठीक है, किससे गया? ग्रास नली से होता हुआ गया। इस ग्रास नली में किस प्रकार से गया? तो सिकुड़ कर फैल कर गया, जिसे हम क्रमाकुंचन कहते हैं। आशा करते हो समझ में आ गया। 30 नंबर प्रश्न का है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? बहुत आसान है। आमाशय में आपको पढ़ाया था भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो आमाशय में आपका प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन होता है, जिसमें एक पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो इसका सही उत्तर पेप्सिन होगा। अब का 31 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, छोटी आंत को कहते हैं। कितना मीटर लंबाई होता है? 6 मीटर, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा। इसका देखिएगा ऑप्शन में सी मिलेगा, 6 मीटर, सही मार दीजिएगा। देखो, कभी कभी मजाक हो जाता है। ठीक है, देखिए, पढ़ाई को सीरियसली नहीं पढ़ा जाता है, बीच बीच में हंसी मजाक हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। अब देखिए, 31 नंबर प्रश्न हो गया। अब 32 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमने आपको जब यकृत पढ़ाया था, तो उसमें सबसे पहला बात लिखवाया था कि यकृत जो होता है आपका गहरे भूरे रंग का होता है। दूसरा बात लिखा था कि यकृत जो आपका होता है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जिसकी वेट कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है। तो याद रखिएगा, पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है। इसका सही उत्तर होगा 33 नंबर का। 34वां प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है ना दोनों नलियाँ, तो जिस स्थान पर दोनों मिलती है संधि स्थल पर, वहाँ पर एक नली पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है,
इस अपेंडिक्स से संबंधित थोड़ा 2-3 बातें को समझ लीजिए जो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछता है। पहला तो अपेंडिक्स की परिभाषा। तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कैसी संरचना है? तो नली युक्त संरचना है। कहाँ पर मिलती है? तो आपका छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संधि स्थल पर मिलती है। अपेंडिक्स आपका जो होता है वो मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है जिसका कोई भी काम नहीं है। पहले इसका काम होता था पूर्वजों में, जब हम लोग बंदर थे, कहते हैं लोग कि बंदर से था चिंपैंजी थे, ठीक है। सबसे करीब वाला जो हमारा जंतु है वो कौन सा है? चिंपैंजी है। तो उनमें जो होता था, जो सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स की सहायता से होता था। लेकिन अब कोई थोड़ी ना खाता है घास फूस। अब केला का छिलका है तो कोई केला का छिलका थोड़ी ना खाएगा, केला खा जाता है, छिलका बिक देता है। तो जो सेलुलोज पाया जाता है, जितने भी हरी चीज़ें होती हैं, उन हरी चीज़ों में सेलुलोज का पाचन के लिए अपेंडिक्स जिम्मेवार होता था पहले के डेट में। मतलब पहले जब हमारे पूर्वजों में विकसित था अपेंडिक्स, लेकिन अब हमारे में विकसित नहीं है, जिसके कारण हम इसे अवशेषी अंग कह देते हैं। तो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है क्योंकि अवशेष के रूप में पाया जाता है। ये आपका जो कान का पीना है ना, इसका भी कोई काम है जी? नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है जी? अवशेषी अंग के रूप में है। तो 2 बातें आप इसका याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित होता है? तो मलाशय में संचित होता है, ठीक है, जिसे रेक्टम कहते हैं अंग्रेजी में। तो आशा करता हूँ जो 35 का 35 क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आपको जो भी डाउट रह गया है किसी भी प्रश्न का, आप कमेंट के सहारे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।